हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने ITR 1 को कैसे भरें इसके बारे में कुछ बात करी थी। पहला वर्कशीट का पहला पार्ट था इनकम डिटेल्स, जिसमें आप अपनी डिटेल्स डालते थे। आपकी इनकम के अलग अलग सोर्स के अनुसार आपने इसमें इनकम डालना सीखा, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर सोर्सेस। इसके साथ आपने जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6 के सेक्शन 80 के अंतर्गत जो जो एलिजिबल डिडक्शंस हैं उसको कैसे भरना जाए उसके बारे में बात करी थी। उसी में आपने एक चीज देखी होगी, सेक्शन 80C के लिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई थी। वेदर यू मेड एन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 to 31 July 2020 for the purpose of claiming deduction part B chapter 6A। इसमें आपको यहाँ सेलेक्ट करना है यस या नो। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यस और नो, तो ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इस कोरोना महामारी के समय कुछ व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से इन्वेस्टमेंट्स समय पर नहीं कर पाए। इन्वेस्टमेंट करने का टाइम 31 मार्च तक होता है, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन लग गया था। इस कारण सरकार ने एक फैसिलिटी दी कि यदि कोई व्यक्ति उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और उसको पिछले गत वर्ष में जो 31 मार्च को समाप्त हो गया उसमें क्लेम कर सकते हैं। अगर ऐसा आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिसको आप पिछले गत वर्ष में क्लेम करना चाहते हैं तो उसके आपको यहाँ यस करना होगा, अन्यथा आपको नो करना होगा। यदि आप यहाँ यस करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट्स जिसको आपको सेक्शन 80C, डबल सी डी सेक्शन मीन सारे जो सेक्शन 80D के जो सेक्शंस हैं उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसका क्लेम आपको इस गत वर्ष में लेना है तो यस करके उसकी सूचना शेड्यूल DI में आपको देनी है। इसी तरह से सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो था आपका 5F में, जिसमें आपने यहाँ देखा होगा दोनों ही व्हाइट कलर के, यहाँ आप इंफॉर्मेशन नहीं भर सकते। ये इंफॉर्मेशन आपसे शेड्यूल 80D जो ये दी हुई है उसमें आप भरेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप सबसे पहले सेक्शन 80C, डबल सी, ट्रिपल सी, CCD इत्यादि के लिए जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक किए हैं तो उसका विवरण भरने के लिए DI शेड्यूल खोलते हैं। देखिए कैसे होगी। इसमें आपको डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट देनी है। सेक्शन 80C आपने उधर भर रखा था 1,40,000, ये 1,40,000 यहाँ आ गया। इस 1,40,000 में से आपने 1 अप्रैल और उसके बाद 31 जुलाई तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी अमाउंट आपको यहाँ दिखानी है। इसी तरह से 80CCC में टोटल अमाउंट आपने उसमें अगर 10,000 भरी तो इसमें से बाद के अवधि में आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जिसका क्लेम आपको पहले वाली अवधि के साथ लेना है तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। इस तरह से टोटल एलिजिबल अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सपोज आपने 1,40,000 भरा है, उसमें से 10,000 आपने बाद में भरा है तो ये 10,000 यहाँ आप एंटर कर दीजिए। आपकी अमाउंट इस तरह से पता लग जाएगा कि आपने 10,000 रुपए 1 अप्रैल और उसके बाद किए हैं जिसके क्लेम आप 31 मार्च से पहले लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में होता है। इसके 2 पार्ट हैं। आप स्वयं, अपने स्पाउस और चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरा पार्ट है अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं।
तो दोनों के लिए अलग अलग तरह से छूटें उपलब्ध है। डिटेल में आप सेक्शन 80D जब पढ़ेंगे या पढ़ रखा होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि यदि आप और आपकी फैमिली में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए तक आप हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में क्लेम कर सकते हैं, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपए भी शामिल है। यदि आपके फैमिली में आप या आपका स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो फिर आपके लिए ये लिमिट 30,000 हो जाएगी, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपए भी शामिल है। इस तरह से आप अपने लिए 30,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पेरेंट्स के बारे में बता रखा है कि यदि आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ली है मेडिक्लेम के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, तो पेरेंट्स के लिए आपको 25,000 रुपए तक की अलग से लिमिट आपको उपलब्ध है। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप 30,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से क्लेम कर सकते हैं अगर उनके लिए आपने पेमेंट किया था। इसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपए पेरेंट्स के लिए आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। अर्थात जैसे आपके सपोज पेरेंट्स के प्रीमियम आपने 32,000 रुपए भरा है जो सीनियर सिटीजन है और हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपए व्यय किए हैं, तो फिर आपको जो छूट मिलेगी प्रीमियम के लिए 30,000 और हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 अर्थात 35,000 रुपए तक का आप रिबेट ले सकते हैं। जबकि आप अपने लिए जो क्लेम करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो आप क्लेम कर रहे हैं उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 जो छूट है वो आपकी कुल लिमिट में शामिल है, एक्स्ट्रा नहीं है, जबकि पेरेंट्स के लिए वो एक्स्ट्रा दी हुई है। इसी तरह से अगर आप अपने पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों के लिए अलग अलग क्लेम करते हैं तो दोनों की क्लेम आपको अलग अलग मिल सकता है। इस तरह से आप अपने लिए 30 सीनियर सिटीजन हैं तो 30,000, पेरेंट्स के लिए 30 + 5 35,000, टोटल 65,000 का आप क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है या आपकी फैमिली वाइफ या हस्बैंड सीनियर सिटीजन नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 30,000 के लिए क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से ये जो अमाउंट आपने एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए हैं उनका उतनी अमाउंट आप डाल दीजिए, सिस्टम अपने आप जो एलिजिबल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेगा। जो ऑप्शन आपसे मांगे गए वो आपको भरना है। इसमें आपको देखिए जैसे ये पहला ऑप्शन था, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, यस या नो जैसी भी स्थिति है वो आपको लिखना है। तीसरा ऑप्शन में इसमें दिया नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, अगर आपने अपने लिए कोई क्लेम नहीं करना है तो इसको लिख लीजिए, केवल पेरेंट्स का करना है तो पेरेंट्स के लिए लिख दीजिए। इसी तरह से वापस यहाँ नीचे आपसे ऑप्शन मांगा गया वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर आपको दिखाना है, ऑप्शन आएगा यस नो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। इस तरह से ये सब ऑप्शन भरने के बाद अपनी एक्चुअल अमाउंट भर दीजिए। आपकी टोटल एलिजिबल अमाउंट कॉलम 3 में मालूम हो जाएगा, एलिजिबल अमाउंट फॉर डिडक्शन, कि आपको इनकम में से आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए चाहे आपका हो पेरेंट्स का हो कुल मिला के कितनी एलिजिबल अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी और यही अमाउंट ऑटोमेटिकली इनकम डिटेल्स की सेक्शन 80D वाली लाइन में आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं, वापस आइए इनकम डिटेल्स में। ये सेक्शन 80D के बारे में आपको बता दिया, ये इस तरह से फिल ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पर आपको आ जाएगी 5F वाले कॉलम में। यहीं पर आइए आप 80G में क्या लिखा है, डोनेशन
टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ये अमाउंट आपकी डोनेशन की एलिजिबल अमाउंट क्या है वो यहाँ पर आपको दिखानी है। अब वो यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ सिस्टम जनरेटेड अमाउंट आएगी, वाइट कलर है, ध्यान रखिए जो कलर वाइट कलर है जिसमें आपको कुछ भी अमाउंट भरने की अनुमति नहीं है, जो कलर्ड ब्लॉक है उसी में आपको भरना है। तो फिर इसमें भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी शेड्यूल 80D ये खोलनी होगी, सॉरी 80D नहीं 80G खोलना होगा। 80G में आपके पास 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए डिटेल्स ऑफ डोनेशन एंटाइटल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। इस शेड्यूल में 4 पार्ट है, ABCD, इन चारों के लिए अलग अलग नियम है, उस नियम के अनुसार आपको इसमें भरना है। पहला, डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। आपने जितना डोनेशन दिया है वो पूरा का पूरा आपका टैक्स में छूट मिल जाएगी, पूरी की पूरी अमाउंट आपकी इनकम रिड्यूस करते हुए टैक्स कम हो जाएगा। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 10% इनकम का 10% डोनेशन दें, 5% दें, 20% दें, 30% दें, जितना भी देंगे पूरा आपको छूट मिल जाएगी। अब इसमें आपको नियम में देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें दिया गया डोनेशन 100% विदाउट लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट एलिजिबल है। ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्रधानमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष, नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर फंड इत्यादि जो भी हैं वो सब नियमानुसार इसमें आप भरते जाइए। क्या भरना है, नेम ऑफ डोनी, किसको दान दिया, उसका एड्रेस, सिटी टाउन कोड, इसमें आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्टेट का कोड आ जाएगा, राजस्थान है तो राजस्थान, दूसरा है तो दूसरा, पिन कोड, पेन नंबर ऑफ डोनी, जिसको आपने डोनेशन दिया है उस फंड का पेन नंबर क्या है, डोनेशन कैश में कितना दिया, कैश के अलावा अन्य मोड में कितना दिया, और टोटल डोनेशन आपका यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार भर के बताता हूँ, डोनेशन कैश में मान लीजिए आपने 2000 दिया, 20,000 रुपये आपने, 25,000 रुपये आपने बाई चेक दिया तो आपकी टोटल डिडक्शंस हो गया 27,000 और एलिजिबल अमाउंट भी आपकी 27,000 पूरा का पूरा आपको इसमें छूट मिलेगी। देखिए इसमें एक चेंज करता हूं मैं, इस 2000 की जगह 5,000 लिखता हूं। अब देखिए क्या चेंज आता है, डोनेशन इन कैश 5,000, 25,000, टोटल 30,000। टोटल डोनेशन आपने कितना दिया है 30,000, लेकिन एलिजिबल अमाउंट यहाँ पर कितनी आई है, केवल 25,000 आई है। इसके पीछे क्या कारण, देखिए वापस ध्यान दीजिए, 5,000, 25,000, कुल 30,000 डोनेशन दिया, एलिजिबल अमाउंट केवल 25,000 आई। अब मैं इसको चेंज फिर से करता हूं, $3,000 किया मैंने, अब देखिए कितनी आई एलिजिबल अमाउंट, वही 25, कुल 28 दिया और 25,000 ही आई। इसको मैं बदल के लाता हूं 2000, 2000 होने पर 25 और 2 27,000, आपकी एलिजिबल अमाउंट भी 27,000 हो गई। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है केवल 2,000 रुपए तक, तभी वो छूट के लिए मान्य है। 2,000 रुपए से अगर ज्यादा आपने कैश में डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन आपके लिए एलिजिबल नहीं है, मान्य नहीं है, उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। अब आपने एक से ज्यादा संस्थाओं को दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी चाहिए ए ड्रॉ करते जाइए, बढ़ाते जाइए और लिख दीजिए। सेकंड, बी, डोनेशन इंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। आपकी इनकम क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपने जितना डोनेशन दिया है उसका 50% एलिजिबल आपको मिल जाएगा। कैश डोनेशन का नियम वही है, 2,000 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको डोनी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जिसको डोनेशन दिया उसका पेन नंबर और आपकी अमाउंट, टोटल डिडक्शंस यहाँ आ जाएंगे। मान लीजिए एक संस्था को आपने 1,000 रुपये कैश डोनेशन दिया,
ये 1000 2000 दिया मान लीजिए, ये 2000 कर देता हूँ, तो आपकी एलिजिबल अमाउंट हो जाएगी 1000 रुपये 50% विदाउट इनकम को ध्यान रखे हुए। नेक्स्ट आता है डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब इन जिन संस्थाओं को आपने डोनेशन दिया है, अगर वो एलिजिबल है 100% के लिए तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक क्वालिफाइंग लिमिट उसमें लगा रखी है कि आपकी इनकम क्या है, दूसरे डिडक्शंस क्या है, उन सबको घटाने के बाद जो बैलेंस बच रहा है उसका 10% से ज़्यादा ये डोनेशन इंटाइटल नहीं है। तो पहले वो लिमिट निकाली जाएगी और उसका 50% किया जाएगा, उतनी अमाउंट आपको एलिजिबल अमाउंट के रूप में डोनेशन मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम डी, डोनेशन इंटाइटल 50% ऑफ डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पर पहले वही क्वालिफाइंग लिमिट निकाली जाएगी कि आपकी इनकम में से जो डिडक्शंस मिलने हैं वो सब घटा दीजिए, इस डी के अलावा वो जो बैलेंस आएगी उसका 10% निकाल दीजिए, वो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट होगी कि अधिकतम वहाँ तक आप डोनेशन क्वालिफाई करेंगे। यह अमाउंट आप भर दीजिए और भरने के बाद वो टोटल जो डिडक्शंस हैं वो क्वालिफाइंग लिमिट के 10% से ज़्यादा नहीं होगा और उसका 50% आपको यहाँ पर डोनेशन के रूप में छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट अब आपके आ रहा है ई वाला लाइन, डोनेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो 4 तरह की टेबल्स आपने सीखी भरी, उन सब में जो एलिजिबल अमाउंट है उसका टोटल यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कुल मिला के कितने रुपए तक की छूट प्राप्त हो सकती है। जो अमाउंट यहाँ पर आएगी 28,000 दिख रही है आपको, वो अमाउंट आप इनकम डिटेल्स में यहाँ पहुँच जाएगी 28,000, ये आपकी लिमिट की छूट हो गई 28,000। ये 80G। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, सरकार को, इन केस ऑफ डोनी इज ए गवर्नमेंट एंड पेन नंबर इज नॉट अवेलेबल, अगर आपने सरकार को डोनेशन दिया है तो सरकार का पेन नंबर नहीं दिया हुआ होता है, तो फिर आप उसकी जगह ये जो कोड दे रखा है जी 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 0000 जी, ये एज ए पेन नंबर आप डाल सकते हैं। इस तरह से ये तीनों इंफॉर्मेशन DI, सेक्शन 80D और सेक्शन 80G किस तरह से फिलअप करते हैं, इसकी लिमिट्स क्या है, क्या कौन कौन सी अमाउंट क्वालिफाइंग है, उसकी मैक्सिमम लिमिट्स क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या लिमिट है, ये सेक्शन 80D और 80G आप अलग से पूरा अध्ययन करेंगे, उसके नियम देखेंगे और जो एलिजिबल अमाउंट है उसको आपको यहाँ पढ़ना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइंग लिमिट वाली है जिनको डोनेशन दिया है, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं आती है 50% रिबेट मिलती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं है 100% डिडक्शंस है। ये आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ के अध्ययन कर सकते हैं और उसी के अनुसार ABCD में से जो जहां एप्लीकेबल है उस जगह आपको पढ़ना है। तो अब तक की ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से आपको फिलअप करना है। एक शेड्यूल और बच रही है 80GGA, इसके बारे में अगले लेक्चर में बताएंगे और इन सबको एक बार समरी के रूप में मैं आपको वापस रिवाइज करूंगा। तब तक आप इसको अपनी प्रैक्टिस करिए और देखिए, क्योंकि इसी में ज़्यादातर चांस परीक्षा में आपका ITR 1 भरने का मिल सकता है। थैंक यू।